जब हाथी लड़ते हैं तो घास को चोट पहुंचती है। यह कहावत उन छोटे देशों के लिए सटीक बैठती है जो बड़ी शक्तियों के बीच पिसते हैं। इसी संदर्भ में आज हम बांग्लादेश की अंतरिम सरकार और भारत के बीच बढ़ते तनाव की जटिलता को समझने की कोशिश करेंगे। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार और हेड प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस को यह लगा था कि वह अमेरिका और जो बाइडेन प्रशासन के साथ मिलकर भारत को कूटनीतिक दबाव में लाकर सबक सिखा पाएंगे, लेकिन शायद उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि जिस कूटनीति के खेल में वे शामिल हो रहे हैं उसमें भारत के अनुभवी और सशक्त कूटनीतिज्ञ जैसे जयशंकर पहले ही अपनी कुशलता साबित कर चुके हैं। दरअसल बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के सामने एक के बाद एक चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। सबसे पहली चुनौती यह है कि भारत शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंपने के लिए तैयार नहीं है। 2013 में हुई प्रत्यर्पण संधि के बावजूद भारत ने साफ कर दिया है कि शेख हसीना को सौंपने का कोई इरादा नहीं है। इसके साथ ही अमेरिका में हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप की जीत ने स्थिति को और पेचीदा बना दिया है। ट्रंप ने पहले भी बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार की बात उठाई थी और उनके राष्ट्रपति बनने के बाद बांग्लादेश की चिंता और बढ़ गई है। तीसरी और अहम परेशानी यह है कि शेख हसीना अभी भी खुद को बांग्लादेश की वैध प्रधानमंत्री मान रही हैं। दोस्तों, ऐसे में बहुत सारे सवाल उठते हैं। आगे हम इसे आसान भाषा में समझेंगे, लेकिन इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले कृपया इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसे करने में आपका सिर्फ 1 सेकंड का समय लगेगा, लेकिन इससे हमें बहुत मदद मिलेगी। हाल ही में शेख हसीना की पार्टी बांग्लादेश आवामी लीग ने ट्रंप को एक बधाई संदेश भेजा था, जिसमें शेख हसीना को प्रधानमंत्री के रूप में मेंशन किया गया था। इसके अलावा 17 अक्टूबर को बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने शेख हसीना के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। उन पर प्रदर्शनकारियों की हत्या सहित कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं और अब तक उनके खिलाफ 60 से अधिक केस दर्ज हो चुके हैं। यह वारंट ऐसे समय में आया है जब बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता अपने चरम पर है। इसी बीच बांग्लादेश की आंतरिक स्थिति भी खराब हो रही है। पिछले कुछ महीनों में देश को ऊर्जा संकट, बढ़ती महंगाई और खाद्य सुरक्षा की समस्याओं का सामना करना पड़ा है। बिजली की कमी ने आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित किया है, जिससे जनता में असंतोष बढ़ रहा है। ऐसे में शेख हसीना की गिरफ्तारी की मांग ने सरकार पर और दबाव डाल दिया है। अंतरिम सरकार के सामने यह चुनौती है कि वह किस तरह से घरेलू मुद्दों को अंतर्राष्ट्रीय दबाव से अलग रख सके। प्रोफेसर यूनिस की अंतरिम सरकार ने इंटरपोल की मदद लेने का प्रयास किया है ताकि भारत पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाया जा सके और शेख हसीना को वापस लाया जा सके। इंटरपोल के 196 सदस्य देशों से उम्मीद की जा रही है कि वे भारत को इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देने के लिए बाध्य करें। हालांकि इतिहास बताता है कि ऐसे कदम बहुत कम ही निर्णायक साबित होते हैं। भारत ने कई बार खालिस्तानी तत्वों के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किए हैं, जिनका जवाब अभी तक कई देशों जैसे कनाडा, अमेरिका और ब्रिटेन ने नहीं दिया। इसी संदर्भ में यह सवाल उठता है कि क्या बांग्लादेश की कोशिशें व्यर्थ जाएंगी या यह मामला भारत के साथ उसके कूटनीतिक संबंधों को और तनावपूर्ण बना देगा। हाल के हफ्तों में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की निगाहें बांग्लादेश की इस जटिल स्थिति पर हैं। यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र ने बांग्लादेश की आंतरिक स्थिति को लेकर चिंता व्यक्त की है और शांतिपूर्ण समाधान की अपील की है। दूसरी ओर भारत का यह फैसला कि वह अपने सामरिक हितों को ध्यान में रखते हुए किसी भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव में नहीं आएगा, बांग्लादेश के लिए निराशाजनक साबित हो सकता है। ऐसे में विशेषज्ञ यह अनुमान लगा रहे हैं कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को घरेलू मोर्चे पर स्थिति सुधारने के लिए आंतरिक उपायों पर ध्यान देना होगा, न कि बाहरी सहायता पर निर्भर रहना होगा। इसके अलावा भारत और बांग्लादेश के बीच बढ़ती खाई का फायदा चीन जैसे देशों को हो सकता है। चीन, जो पहले से ही बांग्लादेश में निवेश बढ़ा रहा है, इस अवसर का लाभ उठाकर अपनी स्थिति मजबूत कर सकता है। इस प्रकार दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन बदल सकता है और इसका प्रभाव भारत के व्यापक क्षेत्रीय हितों पर भी पड़ सकता है।
चीन की बेल्ट एंड रोड पहल और हाल ही में बांग्लादेश में हुए कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश से संकेत मिलता है कि चीन किसी भी उभरती अस्थिरता का फायदा उठाने की पूरी कोशिश कर सकता है। भारत की चुप्पी इस मामले में बहुत कुछ कहती है। मोदी सरकार का मौजूदा रुख यह दर्शाता है कि वह शेख हसीना के प्रत्यर्पण को एक साधारण कानूनी दायित्व से अधिक एक रणनीतिक कार्ड के रूप में देख रही है। यह तर्क भी दिया जा रहा है कि बांग्लादेश में प्रदर्शनकारियों पर हिंसक कार्रवाई कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए की गई थी, जिसे भारत अपनी नीति के तहत वैध मानता है। इसके साथ ही भारत का रुख अपने आर्थिक और सामरिक हितों से भी प्रेरित है। भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापारिक संबंधों की अहमियत को देखते हुए यह मामला और भी संवेदनशील हो जाता है। दोनों देशों के बीच सालाना व्यापार लगभग $9 बिलियन का है, जिसमें प्रमुख वस्त्र, खाद्य सामग्री और ऊर्जा उत्पाद शामिल हैं। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था भारत के साथ आयात पर काफी हद तक निर्भर है, विशेष रूप से खाद्य और ऊर्जा आपूर्ति में। हाल ही में IMF द्वारा दी गई रिपोर्ट में भी यह कहा गया है कि यदि बांग्लादेश की आंतरिक अस्थिरता बढ़ती है तो इसके आर्थिक परिणाम पूरे दक्षिण एशियाई क्षेत्र को प्रभावित कर सकते हैं। भारत अपनी कूटनीतिक मजबूती बनाए रखने के लिए अंतरराष्ट्रीय संगठनों के अनुरोधों को अपनी नीति के अनुसार तौलता है। इस गाथा का अगला अध्याय वैश्विक समुदाय की प्रतिक्रिया से तय होगा। क्या अन्य देश बांग्लादेश का समर्थन करेंगे या भारत की कूटनीतिक सूझबूझ का सम्मान करेंगे? इसी बीच चीन जैसे देश भी स्थिति का लाभ उठाने की कोशिश कर सकते हैं ताकि दक्षिण एशिया में अपना प्रभाव बढ़ा सकें। साथ ही पाकिस्तान जैसे देशों की निगाहें भी इस पर टिकी हुई हैं, जो भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव का फायदा उठाकर क्षेत्र में अपनी रणनीति को धार दे सकते हैं। आखिर क्यों भारत द्वारा जारी किए गए रेड कॉर्नर नोटिसों के बावजूद कई देश उदासीन बने रहते हैं? इस तरह के सवाल हमारे सामने कूटनीतिक विवादों को उजागर करते हैं, जहां कानूनी दायित्व और रणनीतिक हित टकराते हैं। आने वाले महीनों में लिए गए फैसले भारत और बांग्लादेश के संबंधों को नए रूप में ढाल सकते हैं और क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को भी प्रभावित कर सकते हैं। क्या भारत अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आगे झुकेगा या अपने रुख पर अडिग रहेगा? इसका जवाब समय ही बताएगा। खैर, इस पर आपका क्या कहना है? क्या शेख हसीना अपनी सत्ता में फिर से वापसी कर सकती हैं या फिर यह प्रयास असफल रह जाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। साथ ही वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय महाकाल।